नमस्कार बच्चों, आज मैं सुमन चौधरी श्याम शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान से ऑनलाइन क्लास के साथ और ऑनलाइन क्लास में आज का आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय समाज और शिक्षा, इसके अंदर पढ़ेंगे जेंडर। यूनिट हमारी थर्ड। इसमें देखेंगे कि जेंडर, इसका परिचय कैसे देखेंगे, इसका परिचय। स्माइल प्लीज। पहले इसका परिचय देखते हैं कि सदियों से महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा जाता था। पहले पुरुषों के लिए ही शिक्षा की विद्यालय शिक्षा का महत्व अधिक था, महिलाओं के लिए नहीं था। शिक्षा से उन्हें वंचित रखा जाता था। सार्वजनिक शिक्षा के विकास और समता के विचार के साथ आज बालिकाएं बड़ी संख्या में विद्यालयों में आ रही है। भावी अध्यापक के रूप में आपको उनकी स्थिति और समस्याओं के प्रति संवेदनशील होना जरूरी है। अल्पसंख्यकों समुदायों की समस्या कुछ अलग तरह की है, जिसमें धर्म, संस्कृति और भाषा से जुड़ी समस्याएं भी शामिल हैं। ऐसे में उन्हें शिक्षा से जोड़ना या शिक्षा देना एक बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण है। अल्पसंख्यक समुदाय में एक बालिकाओं के लिए, एक स्त्री के लिए शिक्षा से जोड़ना अत्यंत कठिन काम हो गया। अब देखेंगे कि जेंडर के अंदर पितृसत्ता क्या है, पितृत्व जेंडर क्या है, ये देखेंगे। जेंडर क्या है? आपने अंग्रेजी भाषा के अंदर पढ़ा है जेंडर, जो कि हिंदी भाषा के अंदर देखिए, हिंदी शब्द का लिंग अर्थ में इस्तेमाल होता है, जैसे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। लेकिन सामाजिकता के अंदर देखेंगे, सामाजिकता के आधार पर देखेंगे जेंडर का अर्थ, तो इसका अर्थ होता है कि एक अवधारणात्मक शब्द होता है। इसका अर्थ है एक महिला या पुरुष दोनों की सामाजिक व सांस्कृतिक परिभाषा, यानी समाज में महिला और पुरुष को किस तरह देखा जाता है, उन्हें कौन सी भूमिका संसाधन समाज देता है और उन्हें किस तरह की मानसिकता सिखाता है। इस प्रकार में जेंडर की समझ महिलाओं और पुरुष की सामाजिकता, संस्कृति की स्थिति का अध्ययन करने, विश्लेषण करने के साधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसको जेंडर को। जेंडर क्या है, हमने देखा भी कैसे पहचान की इसकी। फिर देखेंगे जेंडर का सामाजिकरण। जेंडर का सामाजिकरण कैसे देखेंगे हम। इसका सामाजिकरण कैसा होता है कि महिलाओं और पुरुष में हमने देखा है कि महिलाएं जो काम करती हैं वो आमतौर पर समाज के अंदर एक पुरुष नहीं कर सकता है, लेकिन करता नहीं, क्योंकि हीनता की भावना होती है कि जो काम महिलाएं कर रही है वो हम लोग नहीं करें। दरअसल यहाँ पे देखा गया है कि क्या कुदरत है,
और क्या समाज का सिखाया हुआ है। फर्क करना कठिन महसूस हो जाता है, लेकिन ऐसा करना जेंडर समानता लाने के लिए जरूरी है। एक महिला के लिए क्या काम है, पुरुष के लिए क्या काम है, दोनों को काम के रूप में, सामाजिकता के रूप में समानता लाना एक जेंडर है। जेंडर सामाजिकरण की प्रक्रिया बच्चे के जन्म लेते ही शुरू हो जाती है। जन्म से ही जेंडर की सामाजिकता शुरू हो जाती है। और इसके अंदर देखेंगे कि पितृसत्ता क्या है, सामाजिकता क्या है। पितृसत्ता पितृसत्ता क्या है, क्या इसका अर्थ है। हम लोग देखेंगे कि पितृसत्ता का शाब्दिक अर्थ क्या है। क्या बोलते हैं, पितृसत्ता का शाब्दिक अर्थ है पिता। पितृसत्ता का शाब्दिक अर्थ बताया कि पिता या कुलपति, परिवार का बुजुर्ग पुरुष, कुलपति की सत्ता या शासन। पितृसत्ता का शाब्दिक अर्थ है पिता या कुलपति, यानी बुजुर्ग परिवार का बुजुर्ग व्यक्ति की सत्ता या शासन। आजकल इस शब्द का इस्तेमाल विशेष तौर से पुरुष सत्ता दर्शाने, पुरुष प्रधानता दर्शाने या उन शक्ति संबंधों को बताने के लिए होता है जिनमें पुरुष महिलाओं पर हुक्म चलाते हैं। पितृसत्ता एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत पिता या कोई पुरुष परिवार के सभी सदस्यों, संपत्ति व अन्य आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण रखता है तथा वही परिवार का मुखिया माना जाता है। वंश या खानदान पुरुषों के नाम से चलता है। किसी भी जाति पर पुरुष चला उसका वंश या नाम से चलता है। एक बेटा है, उसको पूछा है तुम ब्याह किनके हो, कौन सा आपका परिवार है, तो अपने पिता का नाम लेगा या उससे पहले अपने दादाजी का नाम लेगा या परदादाजी का नाम लेगा। पितृसत्ता मुखिया कि वंश या खानदान पुरुषों के नाम से चलता है। खानदान किसके पुरुष से, जो बुजुर्ग लोग थे उनके नाम से खानदान चलता है। पितृसत्ता या पुरुष प्रधान समाज व्यवस्था में पुरुष का दर्जा महिला से ऊंचा होता है। पितृसत्ता की मान्यता है कि महिलाओं को पुरुष के अधीन और उनके नियंत्रण में रहना चाहिए। पितृसत्ता के अंदर बताया गया है कि एक महिलाओं को एक पुरुष के अधीन या उसके नियंत्रण में रहना चाहिए। नियंत्रण देते हैं पितृसत्ता का क्या है। नियंत्रण किस नियंत्रण में दिखा कि महिलाओं के अधिकार कम है। परिवार में, समाज में देखा गया कि ये पहले की व्यवस्था या उनकी प्रणाली बता रही है कि महिलाओं के अधिकार कम है, कर्तव्य अधिक है। अधिकार कम है घर में उसके और उसके कार्य अधिक हैं। वहीं पुरुषों के अधिकार अधिक है और कर्तव्य कम है, दोनों के विपरीत। यह पितृसत्तात्मक व्यवस्था का परिणाम है जो पुरुष को अधिक अधिकार देती है और महिलाओं पे नियंत्रण रखती है। यह नियंत्रण कई प्रकार से होता है। यह कई प्रकार से होता है। देखेंगे कि कौन कौन से प्रकार से होता है नियंत्रण के प्रकार। नियंत्रण कई प्रकार से, कितने प्रकार से होता है ये देखिए।
भी महिलाओं के अधिकार है जो नियंत्रण है वो कितने प्रकार से कर सकते हैं। उत्पादन एवं श्रम शक्ति पर नियंत्रण, उत्पादन एवं श्रम शक्ति पर नियंत्रण। पहला नियंत्रण बताया गया है, इसके नियंत्रण कितने प्रकारों से हो सकता है। पहला बताया गया है महिलाओं की उत्पादन या श्रम शक्ति पर नियंत्रण। महिलाएं दिन रात काम करती हैं, घरेलू काम करती हैं, जैसे सफाई, खाना बनाना, कपड़े धोना, बच्चे संभालना, बीमारियों के लिए जो बुजुर्ग लोग बैठे जो घर पे उनकी देखभाल करना आदि सारे काम करती है। जिम्मेदारी होती है, परिवार पर बहुत बड़ा आर्थिक बोझ भी लेना पड़ता है, लेकिन तमाम कामों को जो काम होते हैं उनके ध्यान में रखा जाता है भी क्या काम है, उनको गौण रखा जाता है। फिर उस पर देखते हैं कि अगला कारण क्या हो सकता है। संपत्ति तथा अन्य आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण। सेकंड नंबर नियंत्रण था संपत्ति, जो भी संपत्ति है तथा अन्य आर्थिक तथा अन्य आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण। आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण ज्यादातर अधिक से अधिक हमने देखा है कि संपत्ति तथा अन्य आर्थिक जो संसाधन है उन पर पुरुषों का ही नियंत्रण होता है। जैसे आमतौर पे हमने देखा है विशेष रूप से कि एक पुरुष से दूसरे पुरुष यानी एक पिता से पुत्र के हाथों में जाते हैं अधिकार। जहां महिलाओं की संपत्ति का कानून अधिकार मिला हुआ है वहां भी सामाजिक रिवाज, भावात्मक दबाव, रिश्तों की राजनीतिक आदि के माध्यम से उन्हें पुरुषों के हक में अपना अधिकार छोड़ना पड़ता है। नियंत्रण क्या था और नियंत्रण कितने प्रकार से हो सकते हैं। दो प्रकार से, उत्पादन श्रम शक्ति पर नियंत्रण और संपत्ति में आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण। आगे देखते हैं कि पितृसत्ता के आधार पर सत्तांग। पितृसत्ता पितृसत्ता थर्ड नंबर। पितृसत्ता जो है उनका आधार स्तंभ क्या है। आधार स्तंभ पितृसत्ता का भी आधार स्तंभ क्या है। परिवार, धर्म, जन, संचार के माध्यम, कानून के ये सभी पितृसत्तात्मक व्यवस्था के आधार स्तंभ हैं। इस व्यवस्था की कड़ियां आपस में जुड़ी हुई हैं और नींव इतनी गहरी है कि कभी कभी तो उन्हें हिलाना असंभव सा लगता है। पितृसत्ता के इन आधारों को हम अलग अलग भागों में डिवाइड करके देखेंगे कि कौन कौन से कैसे व्यवहार है। तो पहला देखते हैं परिवार। सबसे पहले क्या है परिवार, फिर है धर्म। सबसे पहले आधार परिवार से होता है, फिर है धर्म है, फिर है कानूनी व्यवस्था। कानूनी व्यवस्था, धर्म के बाद
कानून कैसा होना चाहिए, कानूनी व्यवस्था उसके अंदर। फिर आएगी आर्थिक व्यवस्था, 4th नंबर है आर्थिक व्यवस्था तथा आर्थिक संस्थाएं। कानूनी व्यवस्था लागू कैसे है, परिवार के अंदर कैसे हो सकती है, क्या इसके प्रभाव है। फिर देखा है उसके बाद आर्थिक व्यवस्था तथा आर्थिक संस्थाएं कैसी है। फिर 5 नंबर है संसाधनों पर अधिकार। 5 नंबर है संसाधनों पर अधिकार। संसाधनों पर अधिकार किसके अधिकार है, पितृसत्ता के हो सकते हैं, जातक पुरुष के हो सकते हैं, महिलाओं के नहीं हो सकते अधिकार, संसाधनों पर अधिकार जितने भी हैं। और उसके बाद देखेंगे राजनीतिक व्यवस्था, 6 नंबर बताया है राजनीतिक व्यवस्था कैसी है। एक परिवार के अंदर, समाज के अंदर या घर के अंदर राजनीतिक व्यवस्था कैसी है एवं संस्थाएं। राजनीतिक व्यवस्थाएं उनकी संस्थाएं कैसी कैसी हैं। आगे है जनसंचार माध्यम, जन संचार माध्यम, राजनीतिक व्यवस्था कैसे होगी। फिर उसके परिवार में देखा गया, समाज में कि जन संचार के माध्यम कैसा है, समाचार न्यूज वगैरह देने के लिए और एक न्यूज को या समस्या को या किसी भी शिक्षा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए संचार के साधन कैसे हैं वहां पे। और उसके बाद में देखेंगे शिक्षण संस्थाएं या ज्ञान की व्यवस्थाएं। 8 नंबर है शिक्षण संस्थाएं तथा ज्ञान की व्यवस्था या संस्थाएं, व्यवस्था या उसकी संस्थाएं कैसी हैं। पितृसत्ता आधार के सतम है, पहला परिवार, धर्म, कानूनी व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था तथा आर्थिक संस्थाएं, संसाधनों पर अधिकार और राजनीतिक व्यवस्थाएं, संस्थाएं, जनसंचार के माध्यम और राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाएं तथा ज्ञान की व्यवस्थाएं। इसमें देखेंगे महिलाओं की दोहरी स्थिति, कैसी स्थिति है महिलाओं के परिवार के अंदर, कैसे इसके आधार स्तंभ में बताया गया है कि कानूनी व्यवस्था उसके अंदर कैसी है और संसाधनों पर अधिकार कहां तक है उनके अंदर। आमतौर पे हमने देखा है, विशेष रूप से देखा है कि पितृसत्तात्मक समाज में पुरुष सभी महत्वपूर्ण संसाधनों पर हावी होते हैं, परंतु इसका ये मतलब नहीं कि पितृसत्तात्मक के तहत महिलाओं के पास कोई ताकत नहीं, अधिकार नहीं, प्रभाव या संसाधन नहीं होते। दरअसल कोई भी असमान व्यवस्था बगैर दलित लोगों के सहभागिता नहीं चल सकती। फर्स्ट होता है परिवार से। अगर परिवार के अंदर पितृसत्तात्मक हो तो एक पिता के पास, एक पुरुष के पास सारे अधिकार हैं, तो ऐसा नहीं एक महिला के पास कुछ नहीं है, उसके पास अधिकार नहीं है, उसके पास अच्छी ताकत, एक अच्छी शिक्षा नहीं है। और पुरुष और महिला एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये मान के चलो एक परिवार चला है, एक पुरुष से एक परिवार नहीं चल सकता। जो अधिकार एक पुरुष का वो एक महिला को भी होना चाहिए, समान अधिकार दोनों के लिए। ऐसे नहीं है कि एक महिला के पास
एक महिला अच्छी शिक्षा नहीं ले सकती, अच्छी शिक्षा दे नहीं सकती, एक परिवार चला नहीं सकती। इस पितृ सत्ता पर क्या लागू होते हैं? अनेक स्त्रियां भी महारानी, बेगम, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंची हैं। कभी कभी उन्होंने भी कुछ फायदे और ताकत पाई है, लेकिन इससे व्यवस्था पर, उनकी व्यवस्था से, उस व्यवस्था से पुरुषों का प्रभुत्व समाप्त नहीं हो पाता या समाप्त नहीं हो जाएगा। महिलाओं को कुछ सीमा तक बर्दाश्त किया जा सकता है, कुछ फायदे देर तक, अपने बड़े फायदे तक इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे परिवार के अंदर, हमारे इस टाइम के समाज के अंदर पुरुष सूरज की तरह है, जिसकी अपनी एक रोशनी होती है। उनके हाथ में संसाधन और आमदनी है, आने जाने, फैसले लेने की एक आजादी है। पुरुष क्या है? एक सूरज की तरह है और उसकी रोशनी चारों तरफ है। आने जाने का, लेन देन का, आर्थिक सहायता देके संसाधन की ओर उसकी आजादी है। औरतें हैं, वो क्या है? इनका उपग्रह। पुरुष एक सूरज की तरह और औरतें उपग्रहों की तरह। कैसे? कि जिसकी कोई रोशनी तो नहीं होती। एक सूरज पुरुष है, इसकी रोशनी होती है, और महिलाएं उपग्रह, इसकी रोशनी तो नहीं होती, फिर भी वे चमकती है। इनसे ज्यादा चमक भी इनमें है, बगैर रोशनी के भी ये चमकती हैं। जब सूरज की रोशनी के संपर्क में आए, इसी वजह से ज्यादा सूरज की रोशनी पाने के लिए महिलाओं में आपस में होड़, बगैर सूरज की रोशनी कोई जिंदगी नहीं। हमने देखा है महिलाओं की स्थिति कैसी थी वहां पे। अब देखेंगे विद्यालय के अंदर जेंडर की विकटता, नजदीकता कैसी है। परिचय देखा, जेंडर क्या है, जेंडर का सामाजिक देखा, फिर उसमें देखा पितृत्व और नियंत्रण कैसे करते हैं, किस पे करते हैं और कितने प्रकार से करते हैं। 2 प्रकार से हम देखते हैं, पितृत्व यानी पिता, इसके आधार पर देखेंगे 8 प्रकार के। अब देखेंगे एक जेंडर, विद्यालय की विकटता। विद्यालय के अंदर जेंडर की विकटता कैसे है कि अभी तक हमने देखा कि जेंडर समता के लिए वृहत और व्यापक परिस्थितियों के निर्माण से जुड़े हुए हैं, जैसे सामाजिक माहौल या मोहल्ला, रोजगार के अवसर, विद्यालयों व शिक्षाओं की उपलब्धता, छोटे बच्चों की देखभाल, शिक्षा के तंत्र आदि। अब हम विद्यालय व कक्षा के अंदर निर्मित जो भी स्थिति है, हम गौर से देखेंगे कि जेंडर क्षमता के अंदर क्या असर डालती है। समाज के दबाव का सामना करने का जिम्मा एक समाज है, उसके कोई भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, उसका सामना करने का जिम्मा भी एक विद्यालय का होता है। और वहां ऐसा कुछ एकदम नहीं किया जा सकता जिसके समाज में प्रतिकूल असर पड़ सके या समाज में कुछ न कुछ परिवर्तन किया जा सके। ऐसे में जो प्रगति हो पाई है, जब की गई है, वो मिट सकती है। उदाहरण के लिए हम देखें कि कक्षा के अंदर, विद्यालय की कक्षा के अंदर लड़के और लड़कियां दोनों को अलग अलग बिठाना या किसी को बाहर या अंदर बिठाना, जगह भेजना, उनका व्यवहार में परिवर्तन अवश्य रूप से आएगा। उसके अभिभावकों में अंतर और सहज शिक्षा वाले विद्यालय इसका उल्लंघन भी नहीं कर सकते। हमने देखा कि जेंडर विद्यालय के अंदर इसकी महत्ता का क्या है। आगे इसमें कि बाल मजदूरी और पलायन की समस्या। शिक्षा से जो वंचित बच्चे हैं, बाल मजदूरी, बचपन से ही मजदूरी करनी पड़ी है। और पलायन की समस्या कैसे करते हैं, कैसी समस्या आती है, क्यों पलायन करते हैं कि पारंपरिक
रूप से पहले से चली आ रही परंपरा से घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे लोग। आज भी रायका, रेबारी, गडुलिया यानी कि गाड़िया लोहार आदि समुदाय के जो लोग हैं वो अभी भी साल भर के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे अपनी आजीविका कमाने के लिए जाते हैं। घुमक्कड़ जीवन अभी भी उनके अंदर सम्मिलित है, वो लोग घुमक्कड़ जीवन अभी भी जीते हैं। हमने देखा है कि बचपन से ही जिन बच्चों के माँ बाप जो काम में लगे हैं, किसी के माँ बाप लोहार गाड़िया जैसे कुछ भी काम लगे हैं, उनके बच्चे बचपन से जो कार्य देखते आ रहे हैं तो वो लोग शिक्षा की तरफ कम ध्यान देके उन्हीं काम को सीखना शुरू कर देते हैं। और जिस जगह पे वो रह रहे हैं वहां अगर उनका काम नहीं चला तो वो एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। और पलायन क्यों करते हैं? कि अपनी आजीविका की कमी महसूस हो तब ऐसा लगे उन्हें कि यहाँ पर आजीविका हम अपनी भरपूर मात्रा में नहीं कर सकते, तब वो एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे जाते हैं। अब देखेंगे इसमें कि शैक्षणिक पिछड़ेपन का कारण क्या है। शैक्षणिक पिछड़ेपन का कारण शिक्षा के जो क्षेत्र है, शिक्षा की जो एक्टिविटी हो पिछड़ी हुई क्यों है, क्या कारण है? पहला कारण बताया गया कि राजकीय विद्यालयों का धार्मिक रुझान, हालांकि संवैधानिक रूप से देखें तो राजकीय विद्यालय में किसी धर्म विशेष से संबंधित उपासना या शिक्षा नहीं हो सकती। प्राय यह पाया गया है या देखा गया है कि बहुसंख्यक समुदाय की धार्मिक छाप उन पर स्पष्ट दिखाई दे रही है। देवी देवताओं की तस्वीर दैनिक रूप में या त्योहारों में उनकी उपासना, धार्मिक ग्रंथों का पाठ बहुत से राजकीय विद्यालयों में आम बातें हैं। सेकंड नंबर में बताया कि हालांकि भारतीय मुसलमान कई भाषाएं बोलते हैं, हिंदी, बंगला, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, कश्मीरी आदि। उनका एक बहुत बड़ा तबका है उर्दू के विभिन्न प्रकार के भी अपनी मातृभाषा के रूप में उपयोग करते हैं, लेकिन इस उर्दू के माध्यम से विद्यालय पर्याप्त मात्रा में नहीं और उर्दू भाषा में शिक्षा देने वाले शिक्षकों की भी कमी है। थर्ड नंबर बताया कि मुस्लिम समुदाय के शैक्षणिक पिछड़ेपन का एक और महत्वपूर्ण कारण है कि उनकी गरीबी और व्यवसायिक रुझान रहा है। गरीबी के कारण बच्चों को मजदूरी करनी पड़ रही है, पर्याप्त मात्रा में आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण मजदूरी करने शिक्षा से वो लोग वंचित रह रहे हैं और अभिभावकों के पास बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए पर्याप्त मात्रा में संसाधनों की कमी है। अक्सर उनके पास के इलाकों में राजकीय विद्यालयों की गुणवत्ता की भी कमी होती है और निजी विद्यालय शिक्षा बहुत महंगी होती जा रही है। हम यहाँ एक कक्षा का शिक्षण कर रहे हैं, किसी की जाति का भेदभाव नहीं और किसी जाति के विशेष से भावनाओं का ठेस पहुंचाना नहीं है। मैंने आज जेंडर के बारे में बताया है, जो हमारे सिलेबस में है वो हम पढ़ रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि मुसलमान इस्लाम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का ये मेरा मतलब नहीं है। हमने क्या देखा, शैक्षणिक पिछड़ेपन के कारण क्या हो सकते हैं। आज हमने पढ़ा है कि सामाजिक बांटन जेंडर क्या चीज है। परिचय देखा हमने, सामाजिकता देखी, जेंडर का सामाजिक रूप दिख रहा है। पितृसत्ता में एक पुरुष प्रधान देश है हमारा। पितृसत्तात्मक पिता और नियंत्रण कैसे होता है, उत्पादन एवं श्रम शक्ति का नियंत्रण और संपत्ति तथा अन्य आर्थिक संसाधनों पर भी नियंत्रण है। फिर पितृसत्ता आधार का स्तंभ देखा, वे कितने स्तंभ है, कैसे खड़ा है। पितृसत्तात्मक जैसे एक परिवार है, वो एक अच्छा परिवार किस आधार स्तंभ पे खड़ा है, कौन कौन से खंभे लगे हुए, तो मैं परिवार, धर्म, कानूनी व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक संस्थाएं, संसाधनों पर नियंत्रण, राजनीतिक व्यवस्था संस्थाएं, जनसंचार माध्यम और शिक्षण संस्थाएं
व्यवस्था। आज हमने 3rd यूनिट पढ़ी है और आज के लिए इतना ही। कल करेंगे हम 4th यूनिट संवैधानिक उद्देश्य और मौलिक उसके अधिकार। और आज हमारी ये यूनिट कंप्लीट 3rd यूनिट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।